हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 6 में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत क्या करने आया, क्यों आया, इन सारी बातों का जिक्र हम करेंगे यहाँ पर। बेटा 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेजों के जद्दोजहद के साथ हम भारतीय शामिल थे, लेकिन इसका समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया था। ठीक है, अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, लेकिन उससे एक महीना पहले जुलाई में ही चुनाव करवा लिया गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जुलाई में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल चुनाव हार गए तथा क्लीमेंट एटली देश के नए प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो अपने चुनावी भाषण में यह घोषणा कर चुके थे, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारतीयों को आजादी दे दूंगा, क्योंकि उन्हें आजाद होने का हक है। ऐसा कहता कौन है? क्लीमेंट एटली। चुनाव में कहा था। इसी के मद्देनजर उसने 14 मार्च 1946 कब 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स, ये क्या है हम आपको पहले बता देते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे बेटा अपने यहाँ संसद है ना, वैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट। संसद को ब्रिटेन में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। संसद के कितने सदन हैं? 2 हैं। एक का नाम है बेटा क्या? लोकसभा, और दूसरे का नाम क्या है? राज्यसभा। एक का नाम क्या है? लोकसभा, और दूसरे का राज्यसभा नाम है। लोकसभा निम्न सदन है, वहां भी ऐसे सेम, क्योंकि संसदीय प्रणाली जो हम अपने अपने संविधान में लिया है ना, वो ब्रिटेन से ही लिया है, इसलिए वहां का जो संसद है उसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात लोकसभा, और ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अरे लॉर्ड्स का मतलब स्वामी, स्वामी का मतलब बड़ा, ठीक है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को राज्यसभा कहते हैं, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हैं। तो उसने यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ पर 14 मार्च 1946 को उसने घोषणा किया था। 14 मार्च 1946 को घोषणा किसने किया था? क्लीमेंट एटली ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा भारतीयों को आजाद होने का हक है, इसलिए उसने एक मिशन भेजा भारत, जिसका नाम है क्या? कैबिनेट मिशन। क्या नाम है? कैबिनेट मिशन। कब आया है भारत? 1946 ईस्वी में, और डेट क्या है? 24 मार्च 1946 को। कहाँ आया है? दिल्ली आया है। अच्छा, दिल्ली ही क्यों आया और कहीं क्यों नहीं गया? बेटा इसलिए दिल्ली आया क्योंकि तत्कालीन राजधानी जो भारत की थी, ब्रिटिश भारत की, वो दिल्ली ही थी। आप याद करिए 1911 में राजधानी दिल्ली बनती है तथा घोषणा होती है, लेकिन उसका जो मूर्त रूप यानी वास्तविक रूप से कब बनी है? 1912 ईस्वी में। वो दिल्ली दरबार का आयोजन, 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। अब अभी हम आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या है? भारत सचिव है। क्या है? कैबिनेट मिशन में बेटा 3 सदस्य थे, 3 लोग थे। एक का नाम है पैट्रिक, या कहीं कहीं लिखेगा पैंथिक, तो बात एक ही है। पैट्रिक लॉरेंस जो तत्कालीन भारत सचिव थे, और भारत सचिव हमेशा ब्रिटेन में रहता था, और यही कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, पैट्रिक लॉरेंस। और दूसरा व्यक्ति है स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसके पहले आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स 1942 ईस्वी में आया था, क्रिप्स मिशन के नाम से। वही फेल होने वाला व्यक्ति एक बार फिर आया है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है, वो भी कैबिनेट मिशन में शामिल होकर के अरे अनुभव वगैरह रखा था, इसलिए उसको भेज दिया गया। और तीसरा है ए.वी. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री है, इसको भी कैबिनेट मिशन में शामिल करके भेजा गया। ये अंतरिम सरकार एवं संविधान सभा के गठन हेतु एक योजना प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। किसने किया? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने बताया कि भैया हम क्या करने आए हैं और हम चाहते क्या हैं। कैबिनेट मिशन
अपनी बातों को बताया और कहा हम भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन करने आए हैं। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जो हम आपको सत्ता देने वाले हैं उससे एक पहले, यानी 99 संख्या को अंतरिम संख्या या अंतरिम 100 कह सकते हैं, अंतरिम 100 कह सकते हैं, यानी अंतिम से एक पहले यही सरकार हमको जो सत्ता सौंपने वाले हैं उससे एक आखिरी सरकार ही हम गठित करने जा रहे हैं, तथा संविधान सभा के गठन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगर आपसे पूछेगा सबसे पहली बार संविधान सभा के गठन की बात किस ने कहा था, तो याद रखना है बेटा, क्रिप्स मिशन 1942 ने कहा था। लेकिन संविधान सभा को मूर्त रूप किसने दिया, तो वो कौन होगा, कैबिनेट मिशन होगा। कौन होगा, कैबिनेट मिशन होगा। कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत किया उसमें किन किन बातों का प्रावधान था, ये आप पॉइंट वाइज हमने लिखा है, इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। इसमें कहा गया एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो प्रांतों के द्वारा निर्वाचित विधान सभा के सदस्य हैं, यही लोग संविधान सभा का गठन करेंगे। कौन करेगा, प्रांतों के विधान सभा के सदस्य ही संविधान सभा का गठन करेंगे। उदाहरण, जैसे संविधान सभा के सदस्य हम हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं बेटा, यानी विधान सभा के सदस्य हैं उस समय तत्कालीन, वो हमको चुन करके कहां भेजेंगे, संविधान सभा में। मान लीजिए आप संविधान सभा के सदस्य हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, संविधान सभा के सदस्य हैं, आपने मतदान हमको किया, हमको चुन करके कहां भेजा, संविधान सभा में। ठीक है, यानी कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया गया था। कौन सी प्रणाली, अप्रत्यक्ष। अगर हमको डायरेक्ट जनता वोट देती बेटा, तब वो प्रत्यक्ष मतदान हो जाता, लेकिन हमको जनता के द्वारा चुने गए आप ने हमको मतदान किया है, इसलिए ये कैसा चुनाव हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा था, वयस्क मताधिकार पर आधारित था। वयस्क मताधिकार का मतलब, अच्छा एक प्रारूप आपको हम थोड़ा सा इसे हट करके बता रहे हैं ना, उस समय 1946 ईस्वी में, याद रखना बेटा, जो रुपए पैसे वाले थे वही केवल मतदान करते थे, सब लोग नहीं करते थे। वही रुपया पैसा और मतलब बड़े लोग, ठीक है, तो ये सारे लोग संविधान सभा के सदस्यों का, विधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते थे, और यही विधानसभा के सदस्य किसको चुने, संविधान सभा को। बाकी आलोचना और समर्थन जैसा जिसको करना है अपना कर लीजिएगा। और दूसरा है 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि एक संविधान सभा के सदस्य चुने जाने का प्रावधान था। 10 लाख की जनसंख्या पर वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका चुनाव हुआ था एक बात, और प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों ने इनको चुना था। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का इसमें प्रयोग हुआ था। तीसरी बात है, प्रत्येक समुदाय के चुने हुए व्यक्ति जो संविधान सभा में आएंगे वो अपने ही समुदाय से होंगे। अर्थात अगर सामान्य कोटा से कोई व्यक्ति चुन करके आएगा तो वो सामान्य कोटा से लड़ेगा तो वो सामान्य कोटा से ही चुनकर आएगा। मुस्लिम कोटा से लड़ेगा तो मुस्लिम लोग मतदान करेंगे तब चुन करके आएगा। सिख अगर लड़ेगा तो सिख के द्वारा जीत करके वो संविधान सभा में आएगा, यानी अपने ही समुदाय से लोग जीत कर आएंगे। अभी चुनाव के बारे में आगे हम बता रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा मुस्लिम है, सिख है और हिंदू कहाँ है। हिंदू नहीं है बेटा, हिंदू को ही सामान्य घोषित कर दिया गया था, और सामान्य सीट होने पर कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। जैसे अभी अपने यहाँ प्रधानी होती है, बीडीसी होता है, तो वो जब सामान्य सीटें होती है ना, तो जो एससी होते हैं, एसटी होते हैं, ओबीसी होते हैं और जनरल होते हैं, ये सब लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ओबीसी के लिए सीट आरक्षित हो जाएगी तो केवल वहां ओबीसी लड़ेगा, ना एससी लड़ेगा, ना एसटी लड़ेगा, ना जनरल लड़ेगा। ऐसे ही सेम अगर एससी के लिए आरक्षित सीट है तो वहां केवल एससी लड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट बाराबंकी, चूंकि हम लोगों का शहर बाराबंकी है इसलिए बाराबंकी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। यह भी लोकसभा आरक्षित सीट है। इन दोनों जगहों से केवल और केवल एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, बाकी और कोई नहीं लड़ पाएगा। अपने यहाँ पता करिएगा कि आपके यहाँ कौन सी विधानसभा आरक्षित है। एससी के लिए बेटा ओबीसी को आरक्षण नहीं है विधानमंडल में,
यानी विधायकी और सांसदीय में ओबीसी को आरक्षण नहीं है, केवल और केवल एससी और एसटी को आरक्षण है। हर जिले में लगभग 1 या 2 विधानसभा के आरे जिससे बाबा चुने गए हैं, मुख्यमंत्री, अगर संसद बोलेंगे तो प्रधानमंत्री। ठीक है, पता करिएगा आपके यहाँ कौन कौन है। और बेटा देशी रियासत, अच्छा ये क्या है देशी रियासत? बेटा भारत में 3 तरीके के राज्य हुआ करते थे। एक तो थे ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश प्रांत कह सकते हैं, ऐसा राज्य जिस पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार होता था उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। जो केंद्र शासित प्रदेश तब थे उन्हें चीफ कमिश्नरियां कहा गया है। कौन कौन सी हैं अभी मैं आगे बता रहा हूं। देशी रियासत ये क्या है? देशी रियासत का मतलब होता है राजा। कौन? राजा। देशी रियासत के राजा, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा हुआ करते थे। अवध में नवाब होते थे, ठीक है, और आपके यहाँ भी कोई रहा होगा राजा। तो ये सारे लोगों को अंग्रेजी सरकार ने अलग से रियायतें दे रखी थी, ठीक है। और देशी रियासत के प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, इसके देशी रियासत के, इनको समझौता समिति, एक समिति ये गठित करेंगे, यानी राजा जी एक समिति गठित करके भेजेंगे तथा एक अंग्रेजी सरकार समिति गठित करेगी। दोनों समझौता करेंगे, तब इनके सदस्यों का चुनाव करके संविधान सभा में भेजा जाएगा, ऐसा कहा गया था। फिर ये बताते हैं संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बेटा 389, और 389 में से 292 कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। और 4 चीफ कमिश्नरियां, चीफ कमिश्नरियों का मतलब है यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नर जनरल शासन करता था, यानी वायसराय शासन करता था, यहाँ कोई मीडिएटर नहीं होता था। इन सारे राज्यों में उस वायसराय के गवर्नर होते थे, वो शासन चलाते थे, ठीक है। अरे जैसे अपने यहाँ उठा करके देख लो, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप, यहाँ सब राष्ट्रपति शासन है ना सीधे, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शासन करते हैं, यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में फिर ये चल रहा होगा, फिर सर जी दिल्ली का है? दिल्ली है, संविधान या संसद प्रावधान कर सकती है, उसमें कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है। संसद जैसा प्रावधान कर देगी वही मान्य हो जाएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, 292 कहां से आएंगे संविधान सभा में? ब्रिटिश प्रांतों से। और ब्रिटिश प्रांतों की संख्या बेटा उस समय कुल 11 थी। कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इन ब्रिटिश प्रांतों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। कितनी कैटेगरी में बेटा? 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक था भाग का और भाग खा, भाग गा। इनमें कौन कौन है आप देख लेंगे, लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें है यूपी एमपी, भाग का में है बेटा यूपी एमपी बिहार उड़ीसा। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां मुंबई, 6ठा मद्रास, हो गया। फिर से यूपी एमपी बिहार उड़ीसा महाराष्ट्र, यानी मुंबई और मद्रास, 6। और इसमें 3 थे। 3 में एक है बेटा पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पंजाब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहाँ है बेटा? अपने मैप में देखिएगा, इस्लामाबाद या पीओके का ऊपर वाला भाग या बगल वाला भाग, इस्लामाबाद के ऊपर वाला भाग ना पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था। यहीं के सीमांत गांधी रहने वाले थे। घबराइए ना, जल्दी ले लिया जाएगा। भाग खा में 3 राज्य थे। एक था बेटा सिंध, पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। 6 3 9, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत 9 हो गए। और 2 हो गया असम और बंगाल, भाग गा में थे, ठीक है। ये 3 प्रकार के राज्यों की कैटेगरी थी। 292 ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11 थे। 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां थी, चीफ ब्रिटिश कमिश्नरियां। ये हैं कौन कौन से? दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली, बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग,
ब्रिटिश दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर मारवाड़ दोनों एक ही है बेटा। ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां हैं और 93 देसी रियासत हैं। ठीक है, ये टोटल हो गई संख्या 389। और 389 ये और ये यहां से ये नियुक्त कर दीजिए, राजा साहब चुन करके भेज देंगे बेटा अपना। ये राजा साहब अपने प्रतिनिधियों को चुन करके संविधान सभा में भेज देंगे और इनका चुनाव होगा। ये 292 प्लस 4 तो टोटल कितने हो गए 296। इनका चुनाव होगा। 296 में से 213 पर कौन लड़ा था, कांग्रेस लड़ी थी। और 79 पर कौन लड़ा था, मुस्लिम लीग लड़ी थी। और 4 पर कौन लड़ा था, सिख लड़े थे। अच्छा, कुछ लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि 79 बेटा 79 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। बाकी सारे मुसलमान यहाँ भी लड़े थे, यहाँ भी लड़े थे। ये मुसलमान यहाँ बुरी तरीके से हारे हैं। यानी मुसलमान का मतलब ये मत लगाइएगा कि सर जी मुसलमानों को कह रहे हैं, मुस्लिम लीग कह रहे हैं। मुस्लिम लीग, ये 79 सीटें मुस्लिम लीग को मिली हुई है और 4 सिखों को मिली हुई है। तो इसमें से बेटा जीते हैं कांग्रेस वाले 208 और 73 मुस्लिम लीग जीती है। यानी कुल मिलाकर अगर मोटा मोटा पढ़ेंगे ना, इसी 79 में से 73 जीते हैं, बाकी यहाँ जितना लड़े हैं सब हारे हैं। ठीक, और फिर 8 निर्दल जीते हैं। टोटल कितना हो गया 73, 80, 81, 8, 89। और 7 सीटें बेटा छोटी छोटी पार्टियां जीती हैं ना, जैसे यूनियनिस्ट एक थी और यूनियनिस्ट सोशल पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी। इन सारी पार्टियों ने मिलकर के 7 सीटें जीते थे। ये हो गया टोटल 296। ठीक है। अच्छा, एक और अंतिम लाइन आप इसमें लिख लेंगे, संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी बेटा 15। कितनी थी, अभी 15 के नाम मैं आपको बताऊंगा। और एससी कितने हैं, 26 हैं। एसटी कितने हैं, 33 हैं। कितने हैं बेटा, 33 हैं। कौन, एसटी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तथा रिमार्क या नोट करके आप आगे लिख लेंगे, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं थी। संविधान सभा में शामिल कौन सी रियासत नहीं थी, हैदराबाद रियासत नहीं थी। ठीक है। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन। ये हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है बेटा, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब और कैसे किया गया है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया बेटा, 1946। अभी अंतरिम सरकार के बारे में इससे पहले हमने आपको बता दिया था बेटा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत में मारकाट हुआ। मुस्लिम लीग ने आतंक मचा दिया था। जब ये सुनने में उसको आ गया कि अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। बावजूद इसके 24 अगस्त यानी 8 दिन के बाद ही अंग्रेजी सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद 2 सितंबर 1946 ईस्वी को सरकार का गठन भी कर दिया गया, यानी अंतरिम सरकार अब गठित हो गई है। और उसके अध्यक्ष हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उसके अध्यक्ष चुने गए तथा उपाध्यक्ष पंडित नेहरू चुने गए। चूंकि उपाध्यक्ष जिन्ना बनना चाह रहा था और वो बन नहीं पाया, अब पंडित नेहरू से कम का कोई भी पद वो चाह नहीं रहा था, इसलिए उसने तय किया कि हम बाहर रह करके विरोध करेंगे, हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। और जिन्ना का मतलब मुस्लिम लीग था। साथ में 13 अन्य मंत्रियों ने शपथ लिया। इनके साथ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ में 13 अन्य मंत्रियों ने शपथ लिया और इस प्रकार से अंतरिम सरकार गठित हो गई और इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और वो 13 मंत्रियों में ये पूरा 15 की हम सूची दिखा रहे हैं, आप समझिएगा थोड़ी सा। अंतरिम सरकार का गठन हो गया, 13 मंत्री आ गए और मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। 26 अक्टूबर 1946 को, यानी बेटा पूरा सितंबर निकल गया और अक्टूबर का महीना आ गया, अभी मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हो गई।
उसने ये तय किया कि नहीं, बाहर रह करके हम कुछ नहीं विरोध कर पाएंगे, हमको संविधान सभा में चल करके अंदर वहां उतापात मचाना चाहिए। वैसे ही जैसे अपने यहाँ के दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने, पहले अन्ना हजारे कहाँ पार्टी बनाने वाले थे, नहीं थे ना, अन्ना हजारे इस पक्ष में नहीं थे पार्टी, वो कह रहे थे हम संसद के बाहर रह करके विरोध करेंगे, जबकि केजरीवाल ने कहा नहीं, संसद के अंदर चल करके विरोध करना चाहिए, और केजरीवाल ने पार्टी बना ली, पार्टी बना करके अंदर जा करके लड़ रहे हैं। आज पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता करिए क्या कर रहे हैं, कोरोना का दिन है। जब मुस्लिम लीग बेटा शामिल हो गई तो कांग्रेस ने क्या कहा कि भैया आइए हम आपका स्वागत करते हैं, और अंतरिम सरकार में 3 लोगों से इस्तीफा दिलवा करके कांग्रेस ने इनके 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को मंत्री बना दिया। यानी जो हमारे कुल 13 थे, 13 में से 3 को हटा दिया गया। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि वो 3 हैं कौन, बेटा वो शरद चंद्र बोस हैं, एक जहीर नाम के व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति का नाम है साफत अहमद खां। अरे साफत है, आफत जानते हैं ना, वैसे ही साफत होगा। साफत अहमद खां, जहीर, शरद चंद्र बोस से इस्तीफा दिलवा करके, यानी अब कुल कितने हो गए 10 जब इस्तीफा दिलवाया गया, और मुस्लिम लीग के 5 शामिल कर लिए गए अंतरिम सरकार में, टोटल कितने हो गए 15। और 15 में किसके पास क्या रहा, लॉर्ड माउंटबेटन अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उपाध्यक्ष थे, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल वाला भी इन्हीं के पास में था। राष्ट्रमंडल ना, वो ब्रिटेन के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया है, जहां पर वो पहले शासन किया करते थे, उनको अपना एक उसी दल में शामिल किए हैं, उसी का नाम राष्ट्रमंडल है। पटेल जानते हैं, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, बलदेव रक्षा मंत्रालय, राजगोपालाचारी, इंपॉर्टेंट है बेटा, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री हैं, CH भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्री हैं, राजेंद्र प्रसाद, हाँ वही राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, उनको अंतरिम सरकार में शामिल किया गया है। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं अरोड़ा आसफ अली, ये रेलवे मंत्रालय है। जगजीवन राम नहीं जानते हैं तो सुन लें, जगजीवन राम मीरा कुमार को जानते हैं, अरे महिला है, ठीक है ना, पुरुष नहीं है। मीरा कुमार के पिताजी हैं जगजीवन राम बाबू। जगजीवन राम लगातार भारत में सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। शायद इनकी लड़की यानी मीरा कुमार सासाराम से शायद चुनाव लड़ती हैं शायद, और राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ी थी। ठीक है, अभी रामनाथ कोविंद जी के साथ में लिए। अब ये 5 जो मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल किए गए हैं बेटा, इनको हमने ब्लैक कलर से दिखा रखा है। एक का नाम है लियाकत अली खान, वित्त मंत्रालय, यानी मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय हमने दिया है। इतना मतलब संकुचित सोच होने के बावजूद भी इसको। आई चुंद्रीगर, इनको वाणिज्य मंत्रालय मिला है। अब्दुल निस्तार को बेटा संचार मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्रालय इनको दिया गया है। इनके बारे में एक लाइन में बोलना चाहूंगा, आप पहले सुन लें। जोगेंद्र नाथ मंडल बेटा दलित के नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के समकक्ष ही हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन उनमें और अंबेडकर में फर्क क्या था, अंबेडकर का मानना ये था भारत हमारा देश है, ठीक है ना, हम अपने तरीके से दलितों का उत्थान करेंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल उनके विचारों के विरोधी थे, और इनका मानना था कि दलितों का हित मुस्लिम लीग के साथ में सुरक्षित है। इसलिए जोगेंद्र नाथ मंडल दलित का नेता होने के बावजूद मुस्लिम लीग के साथ में थे, और आज़ादी के बाद ये देश बंटवारे के समय में चले गए थे अपने साथ में बहुत सारे दलित को लेकर के पाकिस्तान, और वहाँ ये कह रहे थे कि भैया हम तुमको जो है यहाँ तुम्हारा अधिकार दिलवाएंगे। यकीनन मानिए ले तो गए थे, ये लगभग कई लाख लोग इनके साथ में गए थे जोगेंद्र नाथ मंडल के, लेकिन ये वहाँ सरकार में वित्त मंत्री तो बने, बावजूद इसके वहाँ के वित्त मंत्री नहीं, विधि मंत्री कानून मंत्री, इन्हीं के द्वारा बनाए गए कानून को मुस्लिम लीग के नेता मानने को तैयार ही नहीं थे। इनकी ऐसी दुर्दशा कर दिए थे कि साल 1950 में ही इनको भारत वापस लौट करके आना पड़ा, और आकर के ये बहुत पश्चाताप किए कि हमने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है, और खुद तो चले आए बेटा, लेकिन जो दलित इनके साथ में वहाँ गए थे उनका क्या हासिल हुआ होगा, जरा सोचिए। जोगेंद्र नाथ मंडल गलत व्यक्ति थे, गलत विचार था इनका, और वहीं अंबेडकर भारत में रह करके दलितों को
आज तो सब नहीं मिला है इनका पूरा अधिकार, लेकिन हम ऐसे उम्मीद करते हैं इनको जल्द ही दलितों का भारत में पूरा अधिकार मिल जाएगा और ये असमानता की खाई पट जाएगी। अच्छा, एक काम और आप लोग किया करिएगा बेटा, वीडियो कम से कम एक बार तो जरूर पहले देखा करिए, फिर दूसरी बार और तीसरी बार, अगर हो सके 3 या 4 बार देखेंगे तो जीएस भूलेगा नहीं। एक बार वीडियो मत देखना, कम से कम 3-4 बार इसको रिवाइज करते रहना। एक बार पहले आप सरसरी निगाह पर देख लेना, दूसरी बार में अपना नोट्स बनाते समय तीसरी बार एक बार फिर से उसमें देख लेना, कोई करेक्शन तो नहीं करना है, गलती तो आपने नहीं कर दिया है। ठीक, ये 5 और गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय, ये 5 मुस्लिम लीग से और टोटल 15 अंतरिम मंत्रिमंडल सरकार का गठन किया गया। बेटा ये अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल ये सफल नहीं हुई, अंततः ये भंग हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग एकदम उत्पात अंदर आकर के मचाने लगी, इसलिए अंतरिम सरकार को विफल घोषित कर दिया गया। बावजूद इसके, अच्छा जी भाई 15 लोग शामिल हो गए थे ना, एक स्टेटमेंट है नोट करके लिख लीजिए रिमार्क। डॉक्टर अंबेडकर ने, जब ये सदस्य ये मंत्रिमंडल गठित हो गया था ना, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्टेटमेंट दिया था। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बावजूद इसके अंतरिम सरकार फेल हो गई, फिर भी संविधान सभा बैठी और संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई है बेटा। 11 में काम हुआ है, 12 में केवल साइन मोहर हुई है। कुल 12 बैठकें हुई है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ है और इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है तथा उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया है तथा दूसरे दिन यानी कि 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई है। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। क्या चुना गया बेटा? अस्थायी अध्यक्ष। और चुने कौन गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही जो आगे चल करके भी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ थे बी.एन. राव साहब। और बेटा तीसरी बैठक में यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना प्रस्तुत किया था, जिसे जाकर के 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है। तो प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया है? पंडित नेहरू ने। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्तावना पारित हो गई है। 12 फरवरी 1947 को वेवेल को हटा करके लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त करके भेजा जाता है। यानी इसके काम में अभी प्रमोशन कर दिया गया, क्योंकि ये अभी जो यहाँ अध्यक्ष बना है ना बेटा, ये वेवेल के अंडर में है। जो नियुक्त करके तो भेजा गया है एटली के द्वारा, लेकिन है किसके अंडर में? अभी भारत के वायसराय के अंडर में है। और वेवेल के बाद इसको हटा करके 12 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना करके भारत भेजा गया। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद के मुखिया क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि हम 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप देंगे। ठीक, ये घोषणा हो गई। अब भारत आ गया लॉर्ड माउंटबेटन और अपनी एक योजना प्रस्तुत किया तथा अपनी पहले परिषद बनाया, अपना दल बनाया, समूह बनाया, जिसमें सरदार पटेल और ये क्या बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 2 लोग शामिल हुए विभाजन परिषद में। और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में एक योजना प्रस्तुत किया थी, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना, इसमें क्या थी? इस योजना में इसमें कहा गया था कि 2 संप्रभु राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा है
पंजाब तथा बंगाल में जनमत संग्रह करवाया जाएगा, यानी यहाँ वोटिंग करवाई जाएगी, जितने लोग रहेंगे उसी के आधार पर विभाजन किया जाएगा राज्य का। यानी पंजाब और बंगाल में जनमत संग्रह, यानी लोग वोटिंग करेंगे कि भारत में रहेंगे पाकिस्तान में रहेंगे, ये कहा गया। तीसरी बात है देसी रियासत, यानी कि देसी राजा, जैसे भोपाल हो गया, निजाम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और आपका जोधपुर के राजा हो गए, ये सारे राजाओं का जिक्र है। यानी देसी रियासत भारत या पाकिस्तान कहीं भी मिल सकते हैं और इनका स्वतंत्र रहने का मन है तो रह सकते हैं। भारत तथा पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का भी अधिकार होगा। कि 4 बातें हैं बेटा ये माउंटबेटन योजना में। अब इसी योजना की बातों को सर्टिफाइड करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन 14 जून 1947 को दिल्ली में बुलाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे अध्यक्ष बेटा? जेबी कृपलानी थे। तथा इस अधिवेशन में गोविंद वल्लभ पंत, वही उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है ना, और न्याय मंत्री या विधि मंत्री KN काटजू तथा वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई साहब, गोविंद वल्लभ पंत भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटेल और नेहरू ने समर्थन दिया। किसने दिया समर्थन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटेल और नेहरू ने। जबकि रिमार्क या नोट करके नीचे, सीमांत गांधी अथवा खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, इसके विपक्ष में मतदान किया था, यानी इस विभाजन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब नहीं थे। इसी बात से रुष्ट होकर के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हो रहा है। यानी ये जो कांग्रेस राष्ट्रवाद का नारा दे रही थी, आज यह भी हिंदू मुस्लिम के संप्रदाय में बट गई है। यानी पूरा स्टेटमेंट फिर से, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अभी जिक्र करेंगे, हाँ हमको पता है 13 अप्रैल 1919 अभी आप पढ़े होंगे वहां पे, ठीक है। और इन सारी बातों को जब कांग्रेस ने पारित कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी मान लिया, पूरा ड्राफ्ट तैयार करके 1947 के अधिनियम बनाने के लिए, ब्रिटेन की संसद से पारित करने के लिए पूरा प्रस्ताव भेज दिया गया। अब आगे आप पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।